आज के इस एडिटोरियल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बर्निंग टॉपिक के ऊपर, जो कि रिलेटेड है सेंसस से। जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारत में हर 10 साल के बाद जनगणना यानी सेंसस होती है। और जनगणना की जब हम लोग बात करें तो समय समय पे इसका जो तरीका होता है वो बदलता जाता है। इस बार इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए हो जाती है क्योंकि जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, और ख़ास करके बात करें आरजेडी की, और इसमें जो सत्ता पक्ष यानी जो सत्ता में शामिल पार्टी है वो है जेडीयू की पार्टी बिहार से, वो भी डिमांड कर रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, यानी जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। अब सवाल है कि केंद्र सरकार क्या ऐसा करने में सक्षम है या फिर इसकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से जातीय जनगणना को ये नकार रहा है या नहीं करना चाह रहा है। हाल फिलहाल में कोर्ट में दिए गए बयान के अनुसार बीजेपी यानी जो एनडीए की सरकार अभी भारत में चल रही है, जिसकी सरकार है, वो इस बात से इनकार करती है कि भारत में अभी ज़रूरत है जातीय जनगणना की, यानी जाति पे आधारित जनगणना की। इस पे बहस छिड़ी हुई है और छिड़ी हुई थी भी, और अभी जो प्रतिक्रियाएं आ रही है उसकी अलग अलग प्रारूप भी हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे इसमें। तो आज के एडिटोरियल का विषय यही है कि क्या कास्ट बेस्ड सेंसस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पिछली बार हमारे देश में जनगणना हुई थी 2011 में। कई ऐसे आंकड़े भी जुटाने का प्रयास किया गया था जाति से रिलेटेड, बट उसका हम लोग यूज़ नहीं कर पाए सही तरीके से। उसकी भी चर्चा इस एडिटोरियल में है। तो ध्यान से समझते हैं। हमारा जो फोकस होना चाहिए वो इंग्लिश सीखने पे होना चाहिए। हालांकि टॉपिक के ऊपर आपकी तो पकड़ होनी ही चाहिए, बट कुछ जो वर्ड्स आते हैं उसका यूज़ किस प्रकार से होता है उसकी जानकारी आपको ज़रूर रखनी चाहिए। तो सबसे पहला जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स। द फर्स्ट वर्ड वी हैव कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब आप जानते हैं कि होता है कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज़ जटिल। तो कॉम्प्लेक्स और जटिल। काउंट का दो मीनिंग होता है। काउंट का मतलब एक काउंटिंग होता है। काउंटिंग को के लिए एक और वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, एन्यूमरेशन। ENUMERATION, एन्यूमरेशन या काउंटिंग जिसको बोला जाता है। तो एक तो यहाँ पे जो काउंटिंग की बात हो रही है, यानी गणना करने की बात हो रही है, वो क्या है, अभी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, यानी क्या हो गया है, जटिल हो गया है। दूसरा, काउंट का एक और मीनिंग होता है, एक अगर काउंट ऑन यूज़ करेंगे, यू कैन काउंट ऑन मी, मतलब आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो। तो एक वर्ड होता है बैंक ऑन और अपॉन। बैंक ऑन और अपॉन, तो बैंक ऑन और अपॉन का मतलब ही होता है भरोसा करना। काउंट के साथ अगर ऑन लगा देंगे तभी मतलब होता है भरोसा करना। यू कैन काउंट ऑन मी। बट यहाँ पे जो काउंट यूज़ हुआ है वो भरोसा करने के लिए नहीं, कोई दूसरे सेंस में यूज हुआ है। काउंट का मतलब यहाँ पे गणना करना, या फिर कर सकते हो वैसा मैटर या पॉइंट जो कि क्या होता है, जिसके ऊपर डिस्कशन होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड काउंट। तो काउंट मीन्स अ पॉइंट और मैटर बीइंग डिस्कस्ड अबाउट, जिसके बारे में बात होती है, या डिस्कशन के लिए जो पॉइंट आता है वो भी काउंट होता है। तो काउंट का मतलब क्या हुआ, अ पॉइंट और मैटर फॉर डिस्कशन पहला, और दूसरा काउंट का मतलब काउंटिंग से रिलेटेड है, जिसके लिए एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इन्यूमरेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो काउंटिंग की बात हो रही है, यानी देश में जनगणना की बात हो रही है, इस मैटर पे जो डिस्कशन हो रहा है वो मैटर कॉम्प्लेक्स हो चुका है, क्योंकि कई पार्टियां हैं जो कि डिमांड कर रही हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, जिसके लिए प्रिपेयर शायद भारत सरकार नहीं है। ऑन कास्ट सेंसस, ये टॉपिक पूरी बात करेगा कास्ट के पे आधारित सेंसस की, यानी कास्ट का मतलब समझते हो जाति आधारित जो सेंसस है उस पर बात करेगा। अब लेखक जो इस एडिटोरियल के हैं उनका क्या मत है इसमें, ये 2 लाइन में आपको पता चल जाएगा। लिखा हुआ है, अ प्रेसाइज कास्ट सेंसस इज़ डिफ़िकल्ट, यानी एक पूरी तरह से अगर बात करें, यानी एक सही मायने में अगर बात करें तो कास्ट सेंसस इज़ डिफ़िकल्ट। ये कास्ट सेंसस क्या है, डिफ़िकल्ट है। अगर कैसा, तो प्रेसाइज मतलब जो सही रूप जो होता है उसका। बट द डेटा विल बी यूज़फुल टू ड्राइव सोशल पॉलिसी, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो जो आंकड़े आएंगे, यानी जो डेटा आएगा इसका, वो हमारे लिए यूज़फुल होगा, मतलब
फ़ायदेमंद होगा। टू ड्राइव सोशल पॉलिसी, उसके आधार पे आप चला सकते हो सोशल मतलब सामाजिक, पॉलिसी का मतलब नीति। यानी सोशली अगर आप चाहते हैं नीति का निर्धारण करना तो उसके लिए ये जो डेटा आएगा कास्ट बेस्ड वो आपको मदद करेगा। यानी कहना ये चाह रहा है कि अगर आपके पास ये आंकड़े होंगे कि कौन सी जाति की संख्या कितनी है या फिर वो कितने लोग उसमें हैं जो पिछड़े हैं, तो ये अगर डेटा आपके पास आते हैं तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, यानी हमारे देश के लिए अच्छा होगा। उस आधार पे हम लोग उसके लिए कुछ जो प्लान होगा, पॉलिसी होगी, उसका निर्माण करेंगे। यानी लेखक जो है कहता है कि डिफ़िकल्ट तो है बट अगर चाहें तो किया जा सकता है, क्योंकि अगर करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको इस रूप में मिलेगा। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। द आइडिया ऑफ अ नेशनल कास्ट सेंसस माइट बी एबोरेंट, जो विचार है नेशनल कास्ट सेंसस का माइट बी एबोरेंट। अब देखिए माइट बी वर्ड यूज़ किया गया है, यानी शायद के सेंस में आ रहा है। शायद क्या है, एबोरेंट है, वैसा आइडिया जिससे घृणा हो, नफ़रत हो, जिसको क्रिटिसाइज किया जा सके। यानी जो आइडिया है कास्ट बेस्ड सेंसस का कि हो सकता है कि घृणा के लायक हो, बट व्हेन द स्टेटेड पॉलिसी इज़ टू स्ट्राइव फॉर अ कास्टलेस सोसाइटी, और वो तब जब हमारी जो पॉलिसी है यानी जो अनाउंस की गई, स्टेटेड का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब यहाँ पे अनाउंस करना है ना। तो जो हमारी अनाउंस की गई पॉलिसी है वो ये है कि वी आर ट्राइंग टू हैव अ कास्टलेस सोसाइटी। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं। स्ट्राइव फॉर का मतलब क्या होता है, ट्राई टू डू समथिंग। तो उस समय जब हमारी कोशिश ये है कि हमारी जो सोसाइटी हो कास्टलेस हो, उस समय जाति आधारित जनगणना करवाने की डिमांड करना एक घृणा का विषय हो सकता है। लेकिन क्या कहते हैं कि उस समय जब हमारा देश कास्टलेस सोसाइटी की ओर बढ़ रहा है, उसकी कोशिश कर रहा है, उस समय ये डिमांड करना कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, वो एक घृणा का पात्र हो सकता है, घृणा का विषय हो सकता है। लेकिन बट इट विल बी यूजफुल टू एस्टैब्लिश अ स्टैटिस्टिकल जस्टिफिकेशन फॉर प्रिजर्विंग कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स। लेकिन कह रहा है इट विल बी यूजफुल, ये फ़ायदेमंद होगा, लाभदायक होगा, किसके लिए, टू इस्टेब्लिश स्टैटिस्टिकल जस्टिफिकेशन, यानी आंकड़ा आधारित जो जस्टिफिकेशन है, न्याय है, फॉर प्रिजर्विंग कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स। किसको ये मदद करेगा, तो ये सुरक्षा प्रदान करेगा, प्रिजर्व करेगा, किसको, कास्ट पे आधारित जो अफर्मेटिव एक्शन होते हैं। अब अफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या होता है, वैसी पॉजिटिव एक्शन जो कि दबे कुचले पिछड़े जो इतिहास से उठाए गए वैसे लोग जिनकी स्थिति अच्छी नहीं रही हो, जो समाज से कटे हुए हैं, उनके लिए कोई अच्छा प्रोग्राम लाना इज़ कॉल्ड अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स। तो अफर्मेटिव जहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है, अफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है, ऐसे तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव एक्शन, एक अच्छे एक्शन के लिए। बट यहाँ पे जो पॉजिटिव एक्शन की बात है कि वैसे लोगों की बात हो रही है कि जो दबे हैं, कुचले हैं, सामाजिक तौर पे बहिष्कृत हैं, अलग हैं, उनको एक राइट प्रदान करने का, उनको अगर एक सेंटर में रह करके अगर कास्ट उनका पता चलता है और उनकी संख्या पता चलती है कि इतने लोग हैं हमारे देश में जो ऐसे हैं, तो उनके लिए प्रोग्राम बनाया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर के अगर समझें तो लेखक का मानना ये है कि इस युग में, जिस युग में हम लोग रहते हैं, जिसको आप मॉडर्न युग कहते हैं, जहाँ पे हम लोग कास्टलेस सोसाइटी की बात करते हैं, उस समय जाति आधारित जनगणना की बात करना हमारे पिछड़ापन को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि हम लोग अभी भी कौन से ज़माने में जी रहे हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर जाति आधारित जनगणना होती है तो हम लोगों को, उन लोगों के लिए प्रोग्राम या प्लान बनाने में आसानी होगी, अफर्मेटिव एक्शन लेने में बनाने में आसानी होगी, जो लोग समाज से बहिष्कृत हैं, जिनको दबा कुचला समझा जाता है, उनके लिए। यानी दोनों बातें यही बोल रहे हैं। इट मे ऑल्सो बी अ लीगल इम्परेटिव, ये जो होगा वो एक लीगल होगा। लीगल का मतलब क्या, वैध। इम्परेटिव, इम्परेटिव का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कि एक प्रोग्राम होगा, एक्शन होगा। कंसिडरिंग दैट कोर्ट्स वांट
क्वांटिफिएबल डेटा, क्वांटिफिएबल डेटा का मतलब होता है वैसे डेटा जो नंबर में आते हैं, यानी उनकी जो एग्जैक्ट संख्या चाहता है कोर्ट, तो कोर्ट भी जो है वो चाहता है क्वांटिफिएबल डेटा, यानी नंबर में अगर किसी का डेटा देते हैं उसको बोलते हैं क्वांटिफिएबल डेटा। टू सपोर्ट द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ रिजर्वेशन, कोर्ट भी एक चीज़ का डिमांड करता रहा है कि आप मुझे एक आंकड़ा दो जो कि एक नंबर के रूप में आंकड़ा, यानी एग्जैक्ट नंबर मुझे दो ताकि मैं रिजर्वेशन पे भी विचार कर सकूं कि किसने जो कौन सा कास्ट के लोग हैं जो किस पार्ट में, यानी रिजर्वेशन में जनरल में किसको रखना है, ओबीसी में, ईबीसी में, जिसमें जो भी होता है किसको रखना है, उस आधार पे मैं डिसाइड कर पाऊँ। ये डिमांड है कोर्ट की, यानी कोर्ट भी कास्ट बेस्ड जो आंकड़ा की डिमांड करता है। आगे, पॉलिटिकल पार्टीज विद देयर बेस इन पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स में फाइंड अ कास्ट इम्यूनेशन यूजफुल। वैसी पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टीज मतलब जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं जिनका एक आधार होता है पर्टिकुलर सोशल, पर्टिकुलर कह लो या सोशल ग्रुप्स के ऊपर। देखते हैं कि कोई पार्टी है उसको बोला जाता है कि ये यादवों की पार्टी है, कोई बोलता है कि ये जनरल की पार्टी है, तो इसी की चर्चा यहाँ पे है। पॉलिटिकल पार्टीज विद द बेस इन पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स, वैसी पॉलिटिकल पार्टीज जिसका एक आधार होता है, जिसकी सपोर्टर्स ज़्यादा होते हैं किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स में फाइंड, उनको ये लग सकता है कि कास्ट इन्यूमरेशन जो है वो यूज़फुल है, क्योंकि अगर उनको पता चल जाएगा कि हमारे कास्ट के कितने लोग हैं, यानी जो हमारे सपोर्ट में हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके पास आंकड़ा होगा तो उस हिसाब से वो प्लानिंग करेंगे। If their favored groups are established as dominant in a specific geographies, उनका अगर फेवर करने वाला जो ग्रुप है वो डोमिनेंट होता है किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफीज़ के अंदर, ज्योग्राफीज़ का मतलब यहाँ पे एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और दे मे फाइंड द आउटकम इनकन्वीनियंट, और उनको अगर लगता है कि उनका जो परिणाम होगा वो नॉट कन्वीनियंट होगा या इनकन्वीनियंट होगा, इफ़ द प्रेसाइज काउंट टर्न्स आउट टू बी लोअर, अगर पूरी तरह से अगर काउंट करें तो उनको लगेगा कि उनकी जो संख्या है वो लोअर हैं, एंड हैज़ अ नेगेटिव बियरिंग ऑन परसेप्शंस अबाउट देयर इलेक्टोरल इम्पोर्टेंस। तो ऐसे केस में क्या होगा, एंड हैज़ अ नेगेटिव बियरिंग ऑन परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, तो अगर कोई निगेटिव समझ में आ जाए, उनको समझ विकसित हो जाए अबाउट देयर इलेक्टोरल इम्पोर्टेंस, तो ऐसे केस में क्या होगा कि इलेक्टोरल जो मतलब जो चुनावी इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक निगेटिव बियरिंग होगा किसके ऊपर, जो एक परसेप्शन है, समझ है इलेक्टोरल इम्पोर्टेंस को लेकर के। यानी इसको फिर से समझ लेते हैं, यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि इफ़ देयर फेवर्ड ग्रुप्स आर इस्टेब्लिश एज डोमिनेंट, अगर उनका जो फेवरेबल यानी जो फेवर करने वाला ग्रुप है वो डोमिनेंट होकर के आता है वहाँ पे किसी पर्टिकुलर एरिया में, और दे में फाइंड द आउटकम इनकन्वीनियंट, और उनको अगर लगता है कि उनका जो आउटकम परिणाम आएगा वो इनकन्वीनियंट है, मतलब जो फ़ायदेमंद नहीं है। इफ़ द प्रेसाइज काउंट टर्न्स आउट टू बी अ लोअर, अगर हम लोग काउंट करें उस संख्या की तो लोअर हो जाता है, एंड हैज़ अ नेगेटिव बियरिंग ऑफ परसेप्शन अबाउट द इलेक्टोरल इम्पोर्टेंस, और जो परसेप्शन है, जो समझ है, उसके ऊपर हैव अ नेगेटिव बियरिंग, बियरिंग का मतलब होता है उसका प्रभाव, एक गलत प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर जो इलेक्टोरल इम्पोर्टेंस है। यानी कुल मिलाकर अगर ये कहें कि जातीय जनगणना होगी तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो पहले ये देखे कि हमारी संख्या कहाँ पे ज़्यादा होती है, उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करेगी। अगर जो उसकी जाति के लोग कम होंगे, यानी उसके कास्ट को फेवर, उनके पार्टी को फेवर करने वाले लोग कम होंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं ध्यान देगी, तो एक निगेटिव बियरिंग होगा, ये कहना चाह रहा है कुल मिलाकर के। इन दिस बैकड्रॉप, ये सब देखते हुए, यानी जो बात कही गई है इस परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, सिचुएशन में बात करें, सिनारियो में बात करें, इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इन दिस बैकड्रॉप का मतलब इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें या सिनारियो की बात करें, द यूनियन गवर्नमेंट्स असर्शन इन द सुप्रीम कोर्ट दैट अ सेंसस ऑफ द बैकवर्ड कास्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट एंड कम्बरसम में इवोक वेरिंग रिस्पॉन्सेस। यानी यहाँ पे ओपिनियन दिया गया है
यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा, उसके द्वारा असर्शन का मतलब अनाउंसमेंट हुआ है, यानी एक बात कही गई है, स्टेट किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अ सेंसस ऑफ द बैकवर्ड कास्ट्स इज़, यानी बैकवर्ड कास्ट का जो सेंसस है, जनगणना है, इज़ एडमिनिस्ट्रेटिवली का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से, यानी प्रशासकीय तरीके से पॉसिबल नहीं है। यानी अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे भी तो ये नहीं करवा पाएगी, बहुत ज़्यादा इट इज़ कम्बर्सन। कम्बर्सम का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। तो कम्बर्सम, कॉम्प्लेक्स, या फिर जो फर्स्ट वर्ड यूज़ किया था आपने कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो। तो कम्बर्सम, कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स, ये सारे वर्ड्स सिनोनिम्स हैं। तो सरकार का कहना है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी बात करें तो ये इम्पॉसिबल होता है, ये डिफ़िकल्ट होता है और ऐसा करवाना मुमकिन नहीं है। एक कहना किसका? यूनियन गवर्नमेंट का, इट में इवोक मतलब बढ़ावा दे सकता है वेरिंग रिस्पॉन्सेज, यानी एक कहने से अलग अलग रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं, यानी सारी जो पार्टियां हैं अलग अलग बात कह सकती है। एक कह रहा देयर आर टू कंपोनेंट्स टू द गवर्नमेंट्स स्टैंड, यानी यहाँ पे सरकार के जो स्टैंड है, स्टैंड का मतलब क्या है? स्थिति है, यानी जो इसने कहा है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, दो तत्व हैं, पार्ट्स हैं कह सकते हो। पहली चीज़ तो ये, यानी दो पहलू हैं, ऐसा भी कह सकते हो। फर्स्ट, इट असर्ट्स दैट इट इज़ अ पॉलिसी डिसीजन नॉट टू हैव कास्ट और एज पार्ट ऑफ द रेगुलर सेंसस। पहली बात तो ये कि इसने कहा है कि एक पॉलिसी का मतलब नीतिगत डिसीजन है, यानी नीति पे आधारित डिसीजन है। नॉट टू हैव कास्ट एज अ पार्ट ऑफ रेगुलर सेंसस, कास्ट को शामिल न करना रेगुलर सेंसस में, ये हमारा नहीं, एक नीतिगत फैसला दिया गया है, इस हिसाब से हम लोगों ने ऐसा सोचा है। एंड दैट एडमिनिस्ट्रेटिवली द इम्यूनरेशन वुड बी रेंडर्ड सो कॉम्प्लेक्स, और इसने कहा कि जो अगर हम लोग प्रशासनिक रूप से देखें तो जो इन्यूमरेशन है, यानी जो काउंटिंग है, वुड बी रेंडर्ड, इट विल काउज कह लो। रेंडर का मतलब क्या होगा? काउज टू हैपन जिसको बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा? काउज मतलब हैपन या हो जाना। सो कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। दैट इट में जियोपार्डाइज द डिसेनियल सेंसस इटसेल्फ, जो कि खतरे में डाल सकता है। जियोपार्डाइज का मतलब क्या होता है? खतरे में डालना, एट रिस्क, यानी ये हो सकता है कि कास्ट के चक्कर में जो डेसेनियल में 10 साल, डेसेनियल का मतलब क्या होता है? हैपनिंग एवरी आफ्टर 10 ईयर्स, हर 10 साल के बाद होने वाला है। आपको पता है कि सेंसस हर 10 साल के बाद होता है, इस बार कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हो गया है। तो ऐसा सेंसस जो हर साल होता है, इट में जियोपार्डाइज द डेसेनियल सेंसस इटसेल्फ, अपने आप का जो 10 साल के बाद होने वाला सेंसस है उसको भी खतरे में डाल देगा, यानी कास्ट के चक्कर में रहोगे तो ये भी चला जाएगा। सेकंड, दूसरा बोला कि दो पहलू हैं, उसमें से पहला बताया कि जो एक पॉलिसी का डिसीजन है, एक नीतिगत निर्णय लिया गया है कि कास्ट को शामिल ना करना, क्योंकि कास्ट के अगर शामिल करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, और दूसरी बात ये पॉसिबल है नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अभी फ़िलहाल, और अगर इसके चक्कर में रहेंगे तो जो रियल जो हमारे यहाँ जनगणना होती है वो भी बाधित हो जाएगा, वो भी खतरे में चला जाएगा। दूसरी बात, इट cites the difficulties and complexities inherent in getting an accurate count of castes, और ये कहता है कि डिफ़िकल्ट है क्या? कॉम्प्लेक्सिटी और जो कि इसमें शामिल है, इनहेरेंट मतलब इसमें है, जो डिफ़िकल्टीज़ और कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, जो जटिलता है जो इसमें शामिल है, इन गेटिंग एन एक्यूरेट काउंट ऑफ कास्ट, किस मामले को लेकर के कि एग्जैक्ट जो काउंट ऑफ यानी जो संख्या है कास्ट की वो पता करने में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि कितनी जातियां हैं, अभी फ़िलहाल 1-2 जाति थोड़ी है, उसको काउंट करने में भी प्रॉब्लम है। गिवन द माइंड बॉगलिंग नंबर्स ऑफ कास्ट, क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा कास्ट है जो एकदम पूरी तरह से, माइंड बॉगलिंग का मतलब क्या है? जो दिमाग को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दे, उथल पुथल मचा दे। तो इतनी कास्ट हैं, उनके नंबर्स हैं, और उनके सब कास्ट्स भी हैं, कास्ट के भी सब कास्ट में बहुत सारे कास्ट होते हैं। जैसे कोई बात करेगा ब्राह्मण में भी बहुत तरह के ब्राह्मण हैं, मैथिली ब्राह्मण है तो ये है, तो वो है, शाक्य दीपी तो वो बहुत सारे हैं।
उसी प्रकार यादव का भी होता होगा, अलग अलग जातियों का भी सब कास्ट होते हैं। तो जैसे कोयरी का होता है, कुर्मी होता है, अलग अलग सब कास्ट होते हैं। तो इतना काउंट करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। नंबर ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट विथ फोनेटिक वेरिएशंस। विद का मतलब होता है फोनेटिक वेरिएशन, फोनेटिक मतलब होता है द स्टडी ऑफ साउंड्स एंड सिम्बल्स एंड सिमिलरिटीज़ that people returned as their caste in socio-economic caste census concluded in 2011। कह रहा है कि फोनेटिक वेरिएशंस, अगर हम लोग साउंड की वेरिएशंस की देखें या सिमिलरिटीज़ को देखें, अलग अलग साउंड हो या फिर उसके वेरिएशंस की सिमिलरिटीज़ की बात करें, दैट ओके कि पीपल रिटर्न एज देयर कास्ट इन द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, यानी पीपल जो है अपने कास्ट में रिटर्न हो गए इन द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो कि हुआ था 2011 में। यानी कहना ये चाह रहा है कि जो 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, जिसमें पीपल जो उसमें कास्ट की काउंट हुई थी, लेकिन वो अपने कास्ट को में ही रह गया, यानी इसका कोई ए नहीं हुआ, मतलब किसी तरह का कोई प्लान उसके लिए नहीं बन पाया, जैसे तो वैसे ही रह गया। यानी अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको पता होगा कि 2011 में जाति को शामिल डायरेक्ट रूप से नहीं, इनडायरेक्ट रूप से किया गया था। उसमें बताया गया था कि डेटा को रिवील नहीं किया जाएगा, उसका डेटा रिवील नहीं किया गया, लेकिन प्रशासनिक तौर पे भी उस पर कोई काम नहीं हुआ, यानी जाति का कोई मतलब नहीं रह गया 2011 की जनगणना में। ये बात करने की कोशिश कर रहा है। द गवर्नमेंट हैज़ सेड डेटा फ्रॉम 2011 देखो सरकार यहाँ पे चर्चा भी की है कि 2011 का जो डेटा था वर नॉट एक्टेड अपॉन, जिस पे काम ही नहीं किया गया। एक्ट अपॉन का मतलब जिस पे वर्क नहीं किया गया, एक्ट अपॉन मतलब काम करना, और नॉट एक्टेड अपॉन मतलब उस पर काम नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ सेवरल इन्फॉर्मेटिव्स, इसमें कई तरह की कमियां रह गई थी। डैट रेंडर्ड, दैट काउज्ड, रेंडर जहाँ पे वर्ड आएगा उसका मतलब होगा काउज, दैट काउज्ड देम अनयूजेबल, जिसकी वजह से वो अनयूजेबल हो गया, यानी कोई फ़ायदा हुआ नहीं उसका। इवन इन द सेंसस अप टू 1931, यहाँ तक कि 1931 का जो सेंसस था उस समय तक भी व्हेन कास्ट डिटेल्स वर कलेक्टेड, उस समय जब कास्ट को किया गया था, कलेक्ट किया गया था, दे वर वांटिंग इन कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। वांटिंग इन, वांट इन का मतलब होता है कमी होना, डेफिशिएंट होना। डेफिशिएंट वर्ड होता है ना, मतलब कमी, डेफिशिएंट। यानी 1931 में जो डेटा कलेक्ट किया गया था, वो भी जो डेटा था वो बिल्कुल ही क्या था, वांटिंग इन कंप्लीटनेस, उसमें भी क्या है, कमी रह गई कंप्लीटनेस की, यानी वो भी अधूरा रह गया। एंड एक्यूरेसी उसमें भी नहीं थी, यानी सच में जो आंकड़ा आता है उसकी सच्चाई अगर बात करें, उसकी बात करें तो उसमें भी कमी रह गई थी। फर्दर आगे अगर हम लोग देखते हैं, द डेटा कंटेंट 46 लाख डिफरेंट कास्ट नेम। सोचो वो जो डेटा था उस समय ना, उसमें करीब 46 लाख डिफरेंट कास्ट नेम थे। एंड इफ सब कास्ट व कंसिडर्ड, अगर हम लोग सब कास्ट को भी उसमें शामिल कर लें, द अल्टीमेट नंबर में बी एक्सपोनेंशियली हाई। तो जो नंबर होगा, एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है कि किसी चीज़ का जो नंबर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाए। समथिंग इंक्रीजिंग क्विकली और रैपिडली इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियली। समथिंग इंक्रीजिंग क्विकली और रैपिडली, यानी अगर उसके शामिल कर लें तो उसका नंबर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। दीज पॉइंट्स टू मेरिट कंसिडरेशन, ये जो पॉइंट्स हैं वो सारे कंसिडरेशन में लिए जा सकते हैं, ये बोलने के लिए कि कास्ट बेस्ड सेंसस पॉसिबल नहीं है। एंड इवन दोज क्लैमरिंग, क्लैमर करना का मतलब क्या होता है, जो प्रोटेस्ट करता है, जो चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है, नहीं। जैसे बिहार में अगर देखें तो आरजेडी साथ में वो भी है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, नीतीश कुमार खुद प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, तो वही कह रहा है कि जो साउट कर रहा है, जो चिल्ला रहा है, जो प्रोटेस्ट कर रहा है, किस लिए कि कास्ट पे आधारित जनगणना हो, कैन नॉट इजली ब्रश देम असाइड, वो भी इस बात को दरकिनार नहीं कर सकता है। ब्रश समथिंग असाइड का मतलब होता है उसको साइड में कर देना, यानी दरकिनार करना। यानी जो पार्टियां या जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस है, जो ऊपर बात कही गई है उसको भी खारिज नहीं कर सकते हैं, उसको वो दरकिनार
नहीं कर सकते हैं इस फैक्ट को कि हमारे देश में जो जाति पे आधारित जनगणना करना कितना मुश्किल है, क्योंकि हमारे देश में जातियों की संख्या इतनी है जो खैर 46 लाख तो इसमें मेंशन किया गया, उसके अलावे कितनी जातियां होंगी कोई नहीं जानता है। हाउएवर, हालांकि दीज नीड नॉट मीन दैट, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एन इन्यूमरेशन ऑफ द सोशल ग्रुप्स इन द कंट्री इज़ इम्पॉसिबल। अब लेखक कहते हैं कि अब ये जो आंकड़े ऊपर सरकार के द्वारा गिनाए गए या बातें कही गई उसके द्वारा, इससे कहीं ये साबित नहीं हो जाता है कि जो इन्यूमरेशन है, इन्यूमरेशन का मतलब क्या बताया, काउंटिंग, जो सोशल ग्रुप्स की जो काउंटिंग है हमारे देश में वो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अ कास्ट सेंसस नीड नॉट नेसेसरली मीन कास्ट इन द सेंसस, यानी कास्ट सेंसस का मतलब ये नहीं है या ये ज़रूरी नहीं है कि कास्ट वो सेंसस में कास्ट हो। इट मे बी एन इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज, ये एक तरह का क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज हो जाए। देखिए यहाँ कहना ये जा रहा है कि कास्ट की गणना की अगर करनी है तो केवल सेंसस में इसकी प्रावधान नहीं होनी चाहिए, यानी जनगणना जब कर रहे हैं उस समय नहीं, अगर चाहे तो आप लोकल स्तर पे चाहे जिला स्तर पे आप देखें, वहाँ भी आप डेटा कलेक्ट करके जाति का आप दे सकते हो। या दूसरा तरीका ये सुलझा रहे हैं, तो यही कहा जा रहा है कि कास्ट का अगर काउंट करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम लोग केवल सेंसस के माध्यम से ही कर सकते हैं। इट मे बी एन इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज, एक तरह का स्वतंत्र एक्सरसाइज यानी कोशिश हो सकती है, काम हो सकता है। बट वन दैट नीड्स एडिक्वेट थॉट एंड प्रिपरेशन, इसके लिए एक पर्याप्त चिंतन और प्रिपरेशन यानी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, यानी तैयारी की ज़रूरत है। if its ultimate goal is not for political or electoral purposes but for equity in distribution of opportunities। देखिए कह रहा है कि ये पॉसिबल हो सकता है कब, जब आप एक सच्ची एडिक्वेट पर्याप्त मात्रा में आपके अंदर सोच है और आपका प्रिपरेशन है उस लायक, तब। लेकिन अगर इसका अल्टीमेट गोल यानी जो आखिरी गोल, अल्टीमेट का मतलब अंतरिम नहीं आखिरी, तो अगर गोल ये नहीं है कि आप इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना चाहते हो अपने इलेक्शन के पर्पस के लिए, तब अगर आप ये चाहते हो कि सभी को अपॉर्चुनिटी मतलब बराबर का मौका हमारे देश में मिले, इक्विटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब हुआ कि जो हमारे देश में सब मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें उनको भी बराबर का हक मिले, जस्टिफाई तरीके से उनका भी जीवन यापन हो जस्टिफाइड तरीके से, तब आप इसको कर सकते हैं। यानी अगर काउंट करना है जाति का तो बस अगर आपका आधार ये है कि केवल मुझे जाति का पता लगाना है और मेरे सपोर्टर्स का पता लगाना है कि कौन से पार्टी को कितना सपोर्ट मिलता है किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप से, तब तो बेकार है। लेकिन अगर आपका मन ये है पता लगाने का कि कैसे उन तक फ़ायदा पहुंचा सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी को पहुंचाया जा सके पर्टिकुलर जाति तक, तब आप इस पे सोच सकते हैं, इस पे मंथन करके आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अ प्रीलिमिनरी सोशियो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी कैन बी डन, कह रहा है कि पहले आप शुरुआती तौर पे एक सोशियो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी, मानव शास्त्र बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, किसी वर्ड में एंथ्रोप लग गया तो इसका मतलब होता है मानव, तो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी हम लोग कर सकते हैं एट स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। ये कहाँ हो सकता है, स्टेट लेवल पे कीजिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कीजिए। टू इस्टेब्लिश ऑल सेक्ट्स एंड सब कास्ट प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन, क्या करने के लिए कि पॉपुलेशन में कितने सेक्ट्स हैं और सब कास्ट हैं प्रेजेंट। पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारे देश में जातियाँ कितनी हैं और कितनी उसके सब कास्ट्स हैं। ये आप स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कर सकते हैं। दीज कैन बी टैबुलेटेड अंडर कास्ट नेम्स, और ये जो है इसको हम लोग टैबुलेट कर देंगे। टैबुलेट का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर सारणी रूप से, टेबल होता है ना, तो सारणी बना लेंगे उसका कास्ट नेम के साथ, दैट हैव वाइडर रिकॉग्निशन बेस्ड ऑन साइनोमिटी, यानी मतलब एक रूपता, एंड
इक्विवेलेंस मतलब समानता एमंग द एपलेशंस। एपलेशंस का मतलब होता है जो पीपल हैं इनकी संख्या की अगर बात करें, या फिर उनके जो नेम है, उसके टाइटल हैं, उसके टैग हैं बाय नेम, यानी उस हिसाब से एक आंकड़ा ले आना। उनके नेम के अनुसार, उनके जो टाइटल हैं उसके अनुसार, टैग जो होता है उनके अनुसार, उनके जो बैकग्राउंड्स हैं उसके बारे में एप्लेशंस कहलाता है। दैट पीपल यूज़ टू डिनोट देमसेल्व्स, यानी वैसे टाइटल, वैसे जो नेम जो लोग यूज़ करते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए, उस हिसाब से भी आप एक डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। देयर आफ्टर, उसके बाद, इट मे बी पॉसिबल टू डू अ फील्ड इन्यूमरेशन दैट कैन मार्क एनी ग्रुप अंडर कास्ट फाउंड इन द अवेलेबल ओबीसी और बीसी लिस्ट। और उसके बाद जो हमारा होगा फील्ड इन्यूमरेशन होगा, और वो जो मार्क करेगा कि कौन ओबीसी में है, कौन बीसी में है उस लिस्ट में। अ कास्ट सेंसस में नॉट सिट वेल, यानी जो कास्ट सेंसस जो है पूरी तरह से अवस्थित नहीं हो सकता है विद द गोल ऑफ अ कास्टलेस सोसाइटी, यानी अगर आपका जो गोल है कास्टलेस सोसाइटी का, उस समय अगर कास्ट बेस्ड सेंसस की बात करते हैं तो ये फिट नहीं बैठता है। बट इट में सर्व, लेकिन ये सर्व करेगा यानी फ़ायदा पहुंचाएगा इन द इंटरिम, आखिरकार, यानी मीन वाइल, इंटरिम का मतलब मीन वाइल समझ लो, मीन वाइल ये फ़ायदा भी आपको पहुंचाने वाला है एज अ यूज़फुल इवन इफ़ नॉट इंटायरली फ्लॉलेस। यूज़फुल इवन इफ़ नॉट इंटायरली फ्लॉलेस का मतलब क्या हो सकता है, ये पूरी तरह से फ्लॉलेस नहीं है। फ्लॉलेस का मतलब क्या होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, फ्लॉलेस कहलाता है। हो सकता है कि पूरी तरह से फ्लॉलेस नहीं होगा, इसमें कमियां होंगी, लेकिन ये आपके लिए यूज़फुल होगा। कब? मिस ऑफ एड्रेसिंग इनइक्वालिटीज़ इन सोसाइटी। ये किस लिए फ़ायदेमंद होगा कि जब आप देश में जो इनइक्वालिटीज़ हैं, असमानता है, उसको एड्रेस करने में आपको जाति आधारित जनगणना मदद कर सकता है। कुल मिलाकर के बोलें इस एडिटोरियल के बारे में, तो लेखक जो हैं वो इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों की बात करते हैं। ये भी बात करते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। तो पहली बात तो यहाँ पे एक कही गई है लेखक के द्वारा कि उस ज़माने में जहाँ पे कास्टलेस सोसाइटी की बात करते हैं, वहाँ पे जाति आधारित जनगणना हो सकता है कि एक एबोरेंट हो सकता है, जिसकी आलोचना होनी चाहिए, घृणा का पात्र है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि देश में उनके लिए भी पॉलिसी बने जो लोग अभी भी दबे कुचले या फिर सामाजिक रूप से बहिष्कृत हैं, या उनको भी इक्वलिटी मिले, बराबरी का हक मिले, जस्टिफिकेशन मिले, तो ऐसे कंडीशन में ज़रूरी है कि आप उसके जाति का पता लगा करके उस पे ऊपर विचार करें। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट भी मांगता है कि आप एक मुकम्मल डेटा मुझे प्रदान कीजिए ताकि उसी तरह से रिजर्वेशन पे विचार कर सकें। क्लियर? लेकिन अगर इसका इस्तेमाल गलत इरादे के लिए किया जाएगा, यानी अगर आपका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने का अगर इच्छा है, तब तो ये गलत है, तब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में ये भी सलाह देते हैं कि हालांकि हमारे देश में जो कास्टों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसके सब कास्ट भी उससे ज़्यादा हैं, तो करना क्या चाहिए कि पहले आपको लोकल लेवल पे या फिर राज्य के लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको ये पता लगानी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितने जाति हैं, और क्या उनके जो सब कास्ट हैं, कास्ट हैं, या ये सब आपको पता लगाना है। तब उसके ऊपर आपको फील्ड वर्क करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो खासकर करंट अफेयर्स पे आधारित होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप खुद सोचो कि क्या ये जातीय जनगणना सही है या गलत है। उसके बाद इफ़ यू कैन कमेंट हियर।